So, once again, I welcome you all for our new lecture. That is the second chapter, the factor affecting the growth of nationalism. In the previous video, we have seen about the revolt of 1857. And we have studied almost all the aspects and each points, what are the important things related to that revolt and how that revolt is considered as an Indian revolution and why we are not calling it as an Indian revolution. There are so many points that we have discussed in the last lecture. But now we are just going to one step further और जिसमें आज हम बात करेंगे the reason behind the growth of nationalism and the foundation of Indian National Congress. तो let me remind you, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ जस्ट नॉट अ रिवोल्ट, है ना. अगर हम सिर्फ रिवोल्ट की बात करें, हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा, इससे पहले हमने रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ा था और इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आप लोग 8th क्लास में देख करके आए होंगे. उन सारे रेवोल्यूशंस में छोटे मोटे रिवोल्ट होते रहते हैं एंड दैट आर नॉट अ वेरी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिवोल्ट अगर मैं इसको जहाँ तक देखता हूँ. लेकिन इंडिया की बात करें कि सिर्फ रिवोल्ट कह देना रिवोल्ट ऑफ 1857 को, यह थोड़ा सा उस टॉपिक के ब्रॉडनेस को कम करता है, क्योंकि रिवोल्ट का मतलब हमें ऐसा लगता है रिवोल्ट ही तो है, रिवोल्ट तो होते रहते हैं हर एक देश में. जो देश कहीं ना कहीं किसी के अंडर कंट्रोल्ड में रहा है उसे इस इनिशियल फेजेस में उसे रिवोल्ट करना ही पड़ा है और एक दो रिवोल्ट नहीं हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिवोल्ट्स हुए हैं. तो रिवोल्ट्स कह देना इज़ वेरी नॉट गुड वर्ड आई विल से. लेकिन क्या था डिटेल में एक एक चीज़ क्या क्या थी, हमने वो चीज़ें पढ़ाई की. अब हम देख रहे हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी पैरेलली इंडिया में एडवेंट हो चुकी थी. जो सबसे पहले कंपनी सूरत वगैरह में बसती, उसके बारे में सारा हमने डिटेल में बात किया है. अब देख रहे हैं हम लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारी इंडिया का जो रिलेशनशिप है हम उसको भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के साथ साथ. लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमारा मेन जो थीम है वो रहेगा कि अब इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की भावना क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म इज़ अ वेरी ब्रॉड वर्ड, है ना. इसको हम एक वर्ड में नहीं डिफाइन कर सकते कि द लव एंड अफेक्शन फॉर द कंट्री इज़ नॉट अ गुड थिंग. आप लोग क्लास 10th में है इनिशियली एंड आई एम टीचिंग यू. तो नेशनलिज्म का मतलब बहुत एक ब्रॉडर सेंस में है, उसको जो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे. नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म से पहले हम लोग नेशन के बारे में जानते हैं. नेशन और कंट्री के बीच का डिफरेंस समझते हैं क्या है. नेशन एंड कंट्री के बीच का डिफरेंस कौन बताएगा? एनीवन इन द क्लास? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड कंट्री? कंट्री कहीं ना कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक फिजिकल एस्पेक्ट देता है, एक ऐसी चीज़ जिसको आप कहीं ना कहीं टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना. आई वेंट टू डैट पर्टिकुलर कंट्री. मैं स्वीडन गया था, मैं रसिया गया, मैं अलग अलग कंट्रीज़ में गया. तो कंट्रीज़ का मतलब कहीं ना कहीं एक फिजिकल कॉन्टेक्ट है, इससे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन जब भी हम नेशन की बात करते हैं तो राष्ट्र, इसका हिंदी मतलब होता है राष्ट्र, है ना. जब भी हम राष्ट्र की बात करते हैं तो नेशन में यू कांट कनेक्टेड कि हाँ नेशन का मतलब इतना बड़ा होगा. लेकिन जैसे ही आप उस राष्ट्र बोलते हैं ना, राष्ट्र वर्ड, तो आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी थिंकिंग आती है अपने देश के प्रति. राष्ट्र, है ना, सुनने में भी अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं अंदर से इमोशंस भी आता है. हाँ राष्ट्र मतलब अपनापन, मेरा राष्ट्र, मेरा देश, है ना. तो ये नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रवाद. जब भी आप अपने नेशन के प्रति, जो कि एक खुद ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, एक लव एंड अफेक्शन है, अपने नेशन के प्रति जो एक फीलिंग है ना, जो आपका एक अफेक्शन है, उसी को हम लोग कह रहे हैं नेशनलिज्म. ठीक है. लेकिन इसका बहुत बड़ा ब्रॉडर सेंस में हम बात करेंगे. वेयर इज द PDF? कोई बात नहीं. आप लोग नेशनलिज्म के बारे में अभी हमने देखा कि नेशनलिज्म क्या है. इज जस्ट अ फीलिंग, इमोशन फॉर आवर कंट्री. बट आई कांट से कि जस्ट, लेकिन बहुत बड़ा ब्रॉडर सेंस है. जब जैसे जैसे हम लोग चैप्टर कवर होगा हम लोग देखेंगे क्या है उसमें नेशनलिज्म. अभी फिलहाल देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर 1857 के बाद जो एक नेशनलिज्म की भावना थी उसको आने में बहुत टाइम लगा. क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको दो चीज़ें याद होगी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ प्लासी 17 क्या, कोई डेट बताएगा? 1757. फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है. बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले, आपको याद होगा, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, ये सब बंगाल के बड़े बड़े नवाब जिनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी, वो चाह क्या रहे थे कि नवाब हम बने रहें, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रहा था बंगाल से.
लेकिन जैसे ही कोई बंगाल का नवाब बनता था उसके अंदर एक भावना होने वाली हो जाती थी कि अरे मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी को बेकार में टैक्स दूंगा, वो भी ज़बरदस्ती। जब मेरे पास खुद ही पैसा नहीं है तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना क्यों दूंगा। और फिर वो रिवोल्ट करते हैं, जब रिवोल्ट करते हैं तो सामने होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी में लड़ता है आपको पता होगा। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये पता लग गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, क्योंकि उसने सामने वाले ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह हराया था। तो इससे यह पता लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट जस्ट मेयर ट्रेडिंग कंपनी, नाउ इट विल रूल द होल नेशन। ठीक है, उसके बाद आता है बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में तो ये और ज़्यादा ये प्रूफ हो जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सच में रूल करेगा और एक पावर बन चुका है इंडिया में। कैसे? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में 3 राजा थे, नवाब ऑफ अवध, बिहार के उस टाइम कुंवर सिंह जो राजा थे, और आपके शाह आलम सेकेंड जो कि इंडिया के मुगल एम्पायर के सबसे लास्ट वाले हायरार्की में हम लोग देखेंगे शाह आलम सेकेंड। ये सब लोग एक साथ मिलकर के लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन फिर भी हार गए। तो इससे और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई, क्योंकि पहले उसके कंट्रोल में सिर्फ बंगाल था, लेकिन अब उसके कंट्रोल में क्या है, बिहार भी है, अवध भी है, और कह ले कि पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, और साथ ही साथ बंगाल भी है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है चीज़ें? मैं पीछे का थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेट करके चल रहा हूँ। इतना समझ में आया? ये पीछे की कहानी थी जो हम लोगों ने देखा थोड़ा शॉर्ट पे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ तो कहीं ना कहीं पहली बार, जब आप देखिए इससे पहले कभी 2-3 लोग आपस में एक साथ मिल करके नहीं लड़ते थे, और लड़ते भी थे तो उनका मकसद सिर्फ ये होता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, टेरिटरी मिले। वी जस्ट वॉन्ट अ लॉट ऑफ टेरिटरी, वी जस्ट वॉन्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, नथिंग एल्स। इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम, भारत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नवाब ऑफ अवध इज फाइटिंग फॉर देयर ओन टेरिटरी। उधर मराठा थे जिनको अपना कंट्री, अपना जो टेरिटरी एक्सपेंड करना था। उधर निजाम ऑफ हैदराबाद थे, उन्होंने अपनी निजामियत को फैलानी थी। सो बेसिकली दे आर ऑल थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, नो वन इज थिंकिंग अबाउट इंडिया। बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वही होता है ना, जब अपने भाई बहन हमारे होते हैं, आप उनको मार दें, कुछ भी करे, खेले, कुछ भी अलग बात है, लेकिन कोई दूसरा आके मार देता है तो प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद इंडियन रूलर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी आया, अब उसको लगा भाई अगर कोई मराठा ही आगे बढ़ रहा होता तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती निज़ाम वाले को, या फिर राजपूत किंगडम्स को, या फिर अलग के जितने भी लोग थे। लेकिन क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बाहर की कंपनी है वो हमें आकर के इस तरह से रूल कर रही है, तो वो ईगो पे पड़ा। तो लोगों को लगा भैया अब तो एक होना पड़ेगा हमें, और वही चीज़ हुई। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से एक सेंस ऑफ यूनिटी भी हमारे इंडिया में बॉन्ड हुई। वो सेंस ऑफ यूनिटी इतना ज़्यादा था, अगर वो सही रूप में होता तो शायद हमें इंडिपेंडेंस और भी 50 साल पहले मिल गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लीडिंग रोल प्ले करेगी कि हम देखेंगे कि हमें उसके बाद भी 90 ईयर्स लग गए आज़ादी मिलने में, आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बना, क्यों बना, कौन कौन से बड़े बड़े लीडर्स थे जो कि सामने आते हैं और ये बात रखते हैं कि भैया वी विल फॉर्म अ एसोसिएशन। बिकॉज एसोसिएशन क्या है, एक ग्रुप है। जब तक हम एक ग्रुप बना करके, अच्छा एक बात आप और देखिए कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपने देखा था कि रिवोल्ट अलग अलग जगहों पे स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले मेरठ, फिर दिल्ली के रास्ते लखनऊ, फिर इलाहाबाद, फिर बनारस, फिर बिहार, ऐसे जा करके गया। लेकिन वह एक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं था। इसके कारण जैसे ही इंडिया के लोगों ने दिल्ली पे कब्जा करी, उसके जस्ट 1-2 दिन बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बड़ा कमांडर आकर के दोबारा से गेन कर ले रहा है उस एरिया को। एम आई राइट और नॉट? फिर वो जाता है दिल्ली की तरफ, फिर दिल्ली से जाता है लखनऊ, यहाँ पे मुमताज़ महल उनको मिलती है ना, हजरत महल, सॉरी बेगम हजरत महल। और वहाँ पे भी हम देखते हैं कि उनको कंट्रोल कर लिया जाता है सब कुछ, लेकिन फिर 2 दिन बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर आके दोबारा से रीगेन कर लेता है। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन सब जगहों पे अगर एक बार लड़ाई हुई होती, एक साथ अगर हमला किए होते तो शायद बात कुछ और होती, रिजल्ट कुछ और होता। तो उनको लगा कि वी शुड हैव टू फॉर्म अ एसोसिएशन। ओके, सो आप आइए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। यू कैन जस्ट लुक इट ऑन द बुक, और हम देखते हैं व्हाट इज नेशनलिज्म। सो देखिए, पढ़ते हैं डेफिनेशन। नेशनलिज्म डिनोट द पैट्रियोटिज्म ऑफ द डिवोशन टू द नेशन। हम अपने नेशन के प्रति कितना ज़्यादा डिवोटेड है ना। और कहीं ना कहीं इसका एक आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा आर्टिकल नंबर 51 में भी। आर्टिकल नंबर 51A में कौन है, क्या है? आर्टिकल नंबर 51A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे नेशन के प्रति। उसमें फर्स्ट सेकंड आप देखेंगे पॉइंट्स में तो यही चीज़ आता है कि आप अपने कंट्री के प्रति, नेशनल फ्लैग के प्रति एक रिस्पेक्ट शो करेंगे।
So that is nationalism, and one who is patriotic, loves his country, her country and feels very loyal towards it. और कोई भी अपने देश से प्यार करता है तो आपको पता होता है कि हम जन्म लेते हैं और ये चीज़ हमारे अंदर एक इनबिल्ड कैरेक्टर है, हमें अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ता है नेशनलिज्म के लिए। हम लोग जैसे ही जिस देश में जन्म लिए हमारे उसके प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट शुरू से ही होता है, बाय बर्थ ही, समझ रहे हैं ना, वो हमारे देश के लिए होता है। नाउ in countries of Asia, Africa, such an urge impelled people to fight against the foreign domination. That is why the first modern political organization in India, the Congress, called itself the Indian National Congress. अच्छा, एक बात और समझिए कि यूरोपियन नेशन है ना, बहुत ज़्यादा एक तरह से पावरफुल नेशन थी उस टाइम पे, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज हु हैड कंट्रोल द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्री, दे हैव कंट्रोल्ड कॉन्टिनेंट्स लाइक अफ्रीका। पूरा डच और यूरोपियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यही मिल करके पूरा अफ्रीका को कब्जाई हुई थी भाई, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज अफ्रीका में, है ना। तो वहाँ पे हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। उससे पहले अफ्रीका के और भी सारे नेशंस होते हैं जो कमो बेस डोमिनियन किसका होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होता है, एंड दे आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर देयर ओन कंट्री। नाउ कम टू अमेरिका। इन अमेरिका द होल अमेरिका वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द फर्स्ट इज नॉर्दर्न अमेरिका एंड द सेकेंड इज साउदर्न अमेरिका। The perspective of their own nation for the Northern America and the Southern America is totally different. They are not agreeing on each other's point, and that's why the East India Company gained the control of America at that moment. तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जब इंडिया जब 1857 के बाद जब आगे बढ़ता है तो पहले से देख रहा होता है कि भैया अमेरिका में भी ऐसा हुआ था। अमेरिका इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो अपने आप को फ्री करता है डोमिनियन से, अमेरिका, एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी फर्स्ट कंट्री जो जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। ऑल्दो देयर इज़ वेरी लेस आर्टिकल्स, अराउंड 7 आर्टिकल्स इज देयर इन इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल वो एक ऐसी कंट्री थी जो जिसके पास सबसे पहली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, बिल ऑफ राइट्स, सारी चीज़ें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी एस्पिरेशन मिला था किससे, बाकी सारे नेशन के, कि हाँ हमें भी अपने देश को ऐसा ही आज़ाद करवाना है पॉलिटिकल डोमिनियन, जो कि यूरोप का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। आइए देखते हैं। The objective of the Congress was cited as ending all the racial, religious and the provincial prejudices and promoting the feelings of national unity among all the lovers of the country. Prejudice का मतलब होता है कि when you foresee the negative aspects of any particular thing in your mind, अगर आपके मन में किसी के प्रति पहले से ही कुछ गलत भावना बस चुकी है और वो समय से चली आ रही है, इसी को कहते हैं प्रेजुडिस। तो लोगों के अंदर भारत में धर्म के नाम पे, कास्टिज्म के नाम पे या क्लास के नाम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएटेड थे उस टाइम सोसाइटी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनको लोगों को लगा कि भैया सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो लोगों के अंदर जो माइंड में जो ये चीज़ें जो चल रही हैं ना, डिफरेंसेस जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो एक दूसरे के प्रति, उसको ख़त्म करना होगा। और उसको ख़त्म हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, फॉर दैट वी हैव टू मेक अ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमें एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, हमें एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, उसी का नाम आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका मकसद ये था कि हमें सबसे पहले जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, हम जो भारत में इतने सारे लोग जो अलग अलग तरह के भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर है, ये हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं है। इसी चीज़ को बताती है कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम भारत के लोगों को, इनका मकसद यही होता है। और वहीं से आपने बहुत बार ये फर्स्ट सेकेंड में भी एक टॉपिक सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वाई वी आर कॉलिंग इट सो। द मेन मोटो इज दैट कि डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रांगनेस, इट्स नॉट आवर वीक पॉइंट। द पीपल फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और कश्मीर टू कन्याकुमारी, दे ऑल विल कॉल देमसेल्फ एज इंडियन, ठीक है, यही बोलते हैं ना। ये इसीलिए हुआ ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे लोगों को ये बता पाए कि भैया हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लेवल पे अलग नहीं है। लेट मी गिव यू द कॉमन एग्जाम्पल। इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, अकबर एंड महाराणा प्रताप, अकबर का जो सेनापति था वो मानसिक था, जो कि हिंदू था, ठीक है, और महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे आई गेस मीर कासिम थे, जो कि मुस्लिम थे। तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो कभी थी नहीं, ये जस्ट हुआ रिवोल्ट ऑफ 1815 के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भैया अगर ये हिंदू मुस्लिम में एक हो गया तो हम कभी रूल कर ही नहीं पाएंगे, इनके रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइटेट हम कर ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे अंदर वो एक चीज़ जो सीड डाल दी, दैट इज़ ऑफ द रिलीजियस अफेयर्स वाला। लेकिन ऐसी चीज़ हमारे पास पहले से कभी नहीं था। अगर ऐसा होता तो अकबर क्यों हिंदू सेनापति पे विश्वास करता, क्यों महाराणा प्रताप को हिंदू मुस्लिम सेनापति पे विश्वास होता, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हमारे पास पहले से नहीं थी, इट इज़ जस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें की। खैर आगे चलते हैं।
Over a period of time, the doctrine of nationalism turned into the belief that our nation was entitled to independent statehood. और कहता है कि जब हम नेशन के बारे में बात करते हैं ना, जब हमारे नेशन देश के प्रति एक फीलिंग आ जाती है तो हमें लगता है कि हमारा देश किसी का गुलामी क्यों करेगा, है ना। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में एक और वर्ड पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे एग्रेसिव नेशनलिज्म, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मतलब है कि अगर आपका देश के प्रति किसी को भी प्यार है तो वो कभी ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसके देश के ऊपर किसी और देश का कब्जा हो। आप करेंगे? नहीं करेंगे। अरे आप अपने ऊपर नहीं करते, मम्मी पापा की बातें कुछ कुछ ऐसी बुरी लग जाती है कि नहीं, तो स्टेट के ऊपर कहाँ से आने देंगे। तो वही चीज़ है, जैसे ही किसी भी इंसान के अंदर नेशन की इंपॉर्टेंस पता लगेगी वो कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इधर इट इज़ कंट्रोल बाय सम अदर डोमिनियंस। नाउ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म हम लोग देख रहे हैं। 19th सेंचुरी मीन्स कब का 1801 से लेकर के 1899 तक का, ये जो पीरियड को हम लोग कह रहे हैं 19th सेंचुरी नेशनलिज्म। ठीक है, 19th सेंचुरी नेशनलिज्म 18 से 1899, ये हमारा 19th सेंचुरी की बात है। हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद की भावना इस पीरियड में कैसे हुई, वो भी हम लोग देखेंगे कि जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया था 1857, उसके बाद लोग थोड़े आपस में एक होना स्टार्ट हुए। द सेकेंड फेज ऑफ 19th सेंचुरी इज अ बर्थ प्लेस ऑफ नेशनलिज्म इन दैट पर्टिकुलर फेज इन 1957 टू 1999। ठीक है, उसके बाद 20th सेंचुरी आ जाता है, वी ऑल नो, फिर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। देखिए, the intended purpose of the chapter is to throw the light of those factors that promoted the nationalism and the growth of new India. But before we do that, we shall refer to the few minor moments which were mostly of a local character. देखिए, इस चैप्टर का जो मेन उद्देश्य आपको यह बताना चाह रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो हमें राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर जिसको देख करके जन्म ली। इस चैप्टर का पूरा मकसद ये है, सेकेंड चैप्टर का। हम लोग बहुत सारे पॉइंट देखेंगे, इससे जनरली ये क्वेश्चंस आते ही हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द ग्रोथ इनसाइड द इंडियन पीपल, कि क्यों आया नेशनलिज्म की भावना, क्यों आई, उसके पीछे आपको पॉइंट्स देने रहते हैं। तो ये चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनता ही है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें हम लोग ज्योतिबा बाई फुले के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिन्होंने अब देखिए, अब हिंदू रिलीजन है तो हिंदू रिलीजन में भी तो बहुत सारी चीज़ें थी जो गलत था, जो समय के साथ साथ गलत चलता हुआ आ रहा था। तो पहले तो हमें अपने आप से लड़ना था। हम दूसरे से तब लड़ेंगे ना कि जब हम अपने आप में बहुत सक्षम हो। वी आर स्टिल फाइटिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। हम लोग उस टाइम भी लड़ रहे थे किससे? सती प्रथा से, वन ऑफ द हीनियस इविल क्राइम्स, एक तरह से क्राइम ही कहिए उसको। उसके बाद अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा प्रीवलेंट था, बिना ये सब खत्म किए हुए ये पॉसिबल नहीं था कि हम पूरे इंडिया लेवल पे हम उन लोग के अंदर ये फीलिंग डाल पाएँ कि भैया हाँ, ये हमारा देश है। ये चीज़ें थी ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना था? अपने ही लोगों को ये बताना था कि क्या करना है, हमें एक होना है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब एक जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है, वो सब क्या है? वो सब क्या है? एक तरह का इविल चीज़ है जो हमारे इंटेंशन को और ज़्यादा डिग्रेड कर रही है हमारे देश के प्रति। तो पहले हमें अपने आप से लड़ना है। ठीक, नाउ द मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। अब छोटे छोटे मूवमेंट्स इसको हम लोग पढ़ते हैं। द कल्टिवेटर्स इन बिहार एंड बंगाल वांटेड टू गिव अप द इंडिगो ग्रोइंग, बट द ब्रिटिश प्लांटर्स फोर्स्ड देम टू डू इट। In April 1860, the cultivator refused to sow indigo, which probably became the first instance of organized non-cooperation in the history of the Indian peasantry. कहता है क्या? सुनिएगा। इंडिगो की खेती करने से मना कर दिया भारत के किसानों ने। क्यों कर दिया? क्योंकि अगर आपको पता हो तो इंडिगो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी खींच लेता है सॉइल से। अगर एक बार इंडिगो की प्लांटेशन आपने कर दी है किसी लैंड पे, तो यू कांट जस्ट इरिगेट दैट पर्टिकुलर लैंड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। आप दूसरे क्रॉप के लिए उसको इरिगेट नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी लूज कर देता है एक बार इंडिगो इस सॉइल का। और इंडिगो का बहुत ज़्यादा यूज़ है रॉ मटेरियल्स में। दैट्स व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स्ड इंडिया टू ग्रो कैश क्रॉप्स रेदर देन फूड क्रॉप्स। तो उनका ज़्यादा फोकस था कि भैया कॉटन, जूट, इंडिगो वगैरह उगाएं, जिससे हम कैश क्रॉप से रॉ मटेरियल ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और हम ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएं। उन्हें इससे मतलब नहीं था कि वी आर जस्ट ईटिंग फूड्स और नॉट। इसलिए बंगाल में 1920 में आप देखते हैं कि इतना बड़ा फेमाइन आता है, जो पूरे वन ऑफ द बिगेस्ट फेमाइन इन द वर्ल्ड, जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं भूख के कारण। हमारे पास फूड क्रॉप्स था ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी वर फोकस्ड ऑन द कैश क्रॉप्स ओनली, और वो ज़बरदस्ती उगाते थे। तो इस बिहार के फार्मर ने कहा भैया अब नहीं करेंगे हम। 1860 में उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हम इंडिगो नहीं बोएंगे। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस टाइम एक पावरफुल डोमिनियन बन के उभर रही थी, उसको डायरेक्ट मुंह पे मना करना इज समथिंग रिलीवेंट।
हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिलेवेंट था, क्योंकि लोगों ने साहस तो दिखाया ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ने का। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज द कोका मूवमेंट। कोका मूवमेंट पंजाब में हुआ था, क्या है थोड़ा सा पढ़ते हैं। द कोका मूवमेंट इन पंजाब began as the attempt to purify the Sikh religion, but by 1863 the movement assumed a political character. The Kuka leaders, the Balak Singh and the Ram Singh, asked their followers not to accept the government jobs and the boycott the foreign goods. Kuka movement क्या था कि whenever we are talking about nationalism, the 2-3 things come in our mind. The first is Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rabindranath Tagore, and the most of the freedom fighters, they just belong from the Bengal. समझ में आया? That's why it is very much enforceable for the ईस्ट इंडिया कंपनी कि भैया सबसे पहले वो बिहार के इंडिया के उस पार्ट को अलग करे जहाँ से राष्ट्रवाद ज़्यादा जन्म ले रहा है। सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? बंगाल। तो उन्हें बंगाल को भी अलग किया हमसे सबसे पहले। और ये बात रही कि जो बंगाल के लोग थे वो ज़्यादा देश प्रेमी तो थे, लेकिन दे आर व्हाट मोस्टली दे आर फ्रॉम द इस्लामिक रिलीजन। तो उनको उनका माइंड डाइवर्ट करना धर्म के नाम पे बहुत इजी था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसलिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी आसानी से बंगाल पे चारों तरफ अपना वो चीज़ बना पाई। सबसे पहले बंगाल में उसने कब्जा करना स्टार्ट किया था। तो कुका मूवमेंट क्या था कि दो, इसमें आपको लीडर के नाम याद रखने हैं, बालक सिंह एंड दूसरा हमारा है राम सिंह। तो इन दोनों ने बोला कि भैया हम ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फॉरेन गुड्स कुछ यूज़ नहीं करेंगे, उनके द्वारा कोई भी सामान दी गई चीज़ों पे हम कुछ भी नहीं लेंगे, बायकॉट करेंगे सबसे पहले। सो दीज आर द टू मेजर क्या है जो मोमेंट्स हैं। नाउ द थर्ड, एन आर्म्ड रिवोल्ट इन द डेक्कन लेड टू द वासुदेव क्या है बलवंत फड़के। सो हम लोग देख रहे थे आवर थर्ड टॉपिक इज एन आर्म्ड रिवोल्ट इन द डेक्कन लेड टू द वासुदेव बलवंत फड़के। इसके बारे में जानते हैं क्या है। The next important happening was the revolt engineered by the Vasudev Balwant in Maharashtra and neighboring the regions. From the 1789 to 1883, he moved from place to place, instigating peoples against the British Raj. देखिए 1879 to 1883 ऑलमोस्ट 4 साल लगते हैं वासुदेव जी को। वो महाराष्ट्र के ही और उसके बाहर भी अलग अलग जगह पे जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको इंस्टिगेट करते हैं। इंस्टिगेट मतलब किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। मतलब उनकी थोड़ी सी इनको बताते हैं कि भैया नेशनलिज्म क्या है, वाई नेशनलिज्म इज इम्पॉर्टेंट। एट दैट टाइम मराठा भी था, मराठा भी अपने एक डाउनफॉल पे था और मुगल एम्पायर भी अपने डाउनफॉल पे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जो एडवेंट हुआ था वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम हमारे पास पावरफुल रूलर्स नहीं थे अपार्ट फ्रॉम औरंगजेब। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में कैसे लड़ा जाए, ठीक है। अब देखिए आगे, ऑफ द 19th century saw the birth of the Indian national movement। और उनके कारण और उनके ही जैसे बहुत और भी अलग अलग लोग थे जिन्होंने ये सब काम किया और जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में हम लोग खड़े हो पाए। नाउ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, हालांकि देखा जाए तो इंडिया के पूरे हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट ये मूवमेंट है, लेकिन इस मूवमेंट को हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। वी आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर थिंग्स। The things were done by राजा राम मोहन राय और हम लोग आगे देखेंगे अलग अलग जो लीडर्स हैं उनके द्वारा जो किया गया। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के कारण ही कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट डालता है हमारे गुलाम होने का भी। ईस्ट इंडिया कंपनी इतना जल्दी और इतना तेज भारत में नहीं फैलती अगर हम लोग का सोसाइटल और रिलीजियस रिफॉर्म्स काफ़ी अच्छा होता। अगर हम लोग अपने में ही एक होते, अनटचेबिलिटी नहीं होती, सती प्रथा जैसी चीज़ें नहीं होती या फिर कास्टिज्म नहीं होता, तो हम लोग सब एक होते तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि ये सारी चीज़ें हो। लेकिन एज वी नो हम लोग ने देखा है कि हर एक जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो जाए, वहाँ पे भी स्लेवरी थी, वहाँ पे भी नॉर्दर्न अमेरिका के लोग अपने आप को अलग ट्रीट करते थे, साउदर्न अमेरिका के लोग अपने आप को अलग ट्रीट कर रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने 3 तरह की क्लासेस देखे हैं, नोबिलिटी और हमारा क्या था पीजेंट्स वाला ग्रुप जो लास्ट ग्रुप था, और एक हमारा क्या था क्लर्जी ग्रुप्स। तो नोबिलिटी एंड क्लर्जी आर जनरली क्लासिफाइड एज द हायर क्लास, और बाकी जो पीजेंट्स थे वो हमारे 90% पॉपुलेशन थी, लेकिन वो लोअर क्लास में आती थी। इसी तरह से श्रीलंका में भी सिन्हला स्पीकर और तमिल स्पीकर के नाम पे डिफरेंसेस क्रिएट है। वो भाषा के आधार पे हो, कहीं क्लास के आधार पे हो, कहीं जाति के आधार पे हो, लेकिन कमोबेश हर एक देश कहीं ना कहीं इस सोसाइटल चीज़ों से जूझा है। हर एक देश भले अलग हो सकते हैं, बेल्जियम में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी फ्रेंच स्पीकर और इंग्लिश स्पीकर के नाम पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था। तो जहाँ पे लैंग्वेज के आधार पे डिफरेंसेस है बहुत सारे लोगों कंट्रीज़ में, कहीं लैंग्वेज के आधार पे नहीं है तो कहीं कास्टिज्म है, कहीं कास्टिज्म नहीं है तो कहीं रिलीजियस के वे में लोग एक दूसरे से अलग है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे को, और कहीं ऐसा नहीं है तो सेकेंड क्लास थर्ड क्लास के लोग आपस में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कहने का मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में।
तो फाइनेंशियल टर्म्स, लैंग्वेजेस टर्म्स और रिलीजियस टर्म्स कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं इस आधार पे। ये पॉइंट्स मैं और रिपीट करूं या समझ में आ गया, है ना? तो भारत का भी स्थिति वही था, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे कास्ट जो कि हमारे द्वारा ही कहीं ना कहीं बनाया गया, और देश के लिए ही समझिए तो एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर वाज नो कास्ट सिस्टम, हमने देखा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द एडवांस सोसाइटी इन होल वर्ल्ड। जब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है तो हमें स्काई इज द लिमिट, हमें कोई रोकने वाला जब नहीं है तो हम सोसाइटी को बहुत एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक एग्जाम्पल है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी वो कुछ डिफरेंसेस इस तरह के नहीं थे, इसलिए भी वो सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ा। लेकिन आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग क्या देखते हैं? अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें आर्यंस आते हैं हमारे यहाँ। दे मेड रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग तमाम तरह की चीज़ें, जिसके कारण कहीं ना कहीं जब वैदिक एज जब आता है, जब वेद लिखे जाते हैं, ऋग्वेद, जब वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी कास्टिज्म नहीं था, वहाँ पे भी औरतों को भी पढ़ने की पूरी आज़ादी थी उस फेज में भी। बट आफ्टर द वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड एक एज आता है, उस वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे कास्टिज्म और रिलीजियस चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हिंदूज जो लोग हैं, या फिर आप यूँ कह लें, उनके अंदर सेक्रीफाइसेस और ये सब की भावना ज़्यादा थी, जिसके कारण जो छोटे हिंदू जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल्स नहीं है, वो अपने आप को आउटडेटेड समझते थे कि भैया हम तो हिंदू है ही नहीं। उनके मन में ये फीलिंग्स आने लगा। इसी के कारण दो बड़े बड़े फिलॉसफी ओरिजिन होती है, जिसको आज हम देखते हैं। फर्स्ट इज जैनिज्म एंड द सेकेंड इज बुद्धिज्म। वो इसलिए था क्योंकि इस चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे हिंदू लोग, क्योंकि उन्हें चाहिए था एक ऐसा रिलीजन बने। इसलिए महावीर जैनिज्म और बुद्धिज्म एकता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है उस टाइम पे भी। सो खैर आगे हम लोग देखते हैं कि इट वॉज इन द रिलीजन फर्स्ट दैट द सोल ऑफ इंडिया अवेक द श्रीहंत। कहता है कि सबसे पहले धर्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे भारत को आगे आना पड़ेगा। सबसे पहला धर्म है, रिलीजियस चीज़ें। हम लोग रिलीजन के रूप में नाम पे बहुत ज़्यादा पीछे कर चुके थे अपने आप को, बहुत ज़्यादा पीछे एट द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी। ये ऐसा दलदल था जिसमें भारत का पूरा समाज अभी भी 20-30% तो है ही, लेकिन जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है, लेकिन खैर लिटरेसी पे कभी डिपेंड नहीं करता है कि कोई लोग कितना ज़्यादा रिलीजियस या नहीं है। आप केरला चले जाइए, केरला में 99% क्या है? लिटरेसी है। लेकिन वहाँ पे भी जब वोट डलता है तो वो इसको बहुत कम कंसिडर किया जाता है कि वहाँ का जो सामने वाला जो लीडर है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। नहीं, वहाँ पे भी रिलीजियस और कास्टिज्म ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें तभी आएंगी जब हम कुछ चेंजेस करेंगे। खैर वो अलग टॉपिक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें, और उन्होंने बहुत सारी समाज में चीज़ें सुधारा था। तो आप एक कॉपी लेंगे और एक पेंसिल और पेन ले लें, आप उसको नोट से बनाते चलें कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या किया था, है ना? इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राजा राम मोहन रॉय, सब लोगों ने ले लिया कॉपी पेन, सभी ने लिया। जो मैं बोलूँ उसको शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन शॉर्ट नोट जरूर बनाएंगे। Coming modern days of Indian history, the Brahmo Samaj established in 1828 was not merely a religious movement, it also included in its program matters of the social and the political reforms. कहता है कि सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म किसके द्वारा हुआ? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। किसके जरिए से हुआ? तो वो था हमारा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ये भारत के दो चीजों पे काम करता है, सोशल एंड रिलीजन। ये दो चीज़ें भारत में, सोशल और रिलीजन, ये दो चीज़ों के कारण हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे, है ना? कैसे फंसे हुए थे सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि अनटचेबिलिटी था, समाज में सती प्रथा जैसी चीज़ें थी, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। रिलीजियस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख्स और ईसाई जो हैं, ये चारों धर्म भी बहुत ज़्यादा। अब देखिए ना, आप ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हम लोग आगे देखेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं करती है भारत में। जितने भी चीज़ें जो हम लोग ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ा करते थे, वो सारी चीज़ें खत्म करा दी जाती है। बाइबल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना? तो कोई भी देश है, वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया ही, आप किसी भी देश को ले लीजिए, वो अपना रिलीजन या अपना सोसाइटी या फिर आप ही अपना जो कैरेक्टर है वो दूसरे के ऊपर थोपते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला भी मेरे जैसा हो, है ना? ये एक ह्यूमन नेचर है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने इंडिया के जो सोशल चीज़ें हैं, जो रिलीजन है, उन दोनों को बहुत हद तक सुधारा था। किसके जरिए? ब्रह्म समाज के जरिए। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज का पूरा एक बुक है,
32 या 33 रुपीज़ की छोटी सी पॉकेट आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि इंडिया बहुत डीप में, कि रिलीजन चीज़ों में कितना ज़्यादा पीछे था। देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स, देयर आर सो मेनी डिस्क्रिमिनेशन, जिसके बहुत सारे कहानियाँ हैं, कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी, उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग कभी डिबेट भी करेंगे। फिर आता है हिज अप्रोच टू रिलीजन। राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट, ही स्ट्रेस्ड द यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स। राम मोहन रॉय was inspired by the monotheism of Islam, unity go ahead, and ethical teachings of the Christianity, and sublime to doctrine of Upanishads. देखिए, राजा राम मोहन रॉय is a great philosopher, you can say, who have not only convinced people on their own terms, बाकी वो बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए। अब लिबरल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें इस्लाम से थी उन्होंने एक का बात किया। इस्लाम में जनरली एक ही अल्लाह, एक ही चीज़ होती है ना, जिसमें सारे लोग एकत्रित होते हैं, सब लोग उसी चीज़ को मानते हैं। लेकिन हिंदूज़ में ये चीज़ें नहीं थी। देयर आर सो मेनी थिंग्स। हिंदूज़ में भी वो फर्दर अलग बहुत सारे कास्ट में लोग बटे हुए हैं। तो इस्लाम से कुछ चीज़ों को, मोनोथिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया, और उसके अलावा क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल्स में कुछ अच्छी चीज़ें लिखी थी, उनको भी सपोर्ट किया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि भैया कुछ जो उपनिषद में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी गई थी है, जो हमारे ही धर्म ग्रंथ है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों को हाईलाइट करने का काम राजा राम मोहन रॉय करते हैं। इनकी ये फोटो है, तस्वीर है, देख सकते हैं, है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स क्या है? The Brahmo Samaj attacked the caste system and the practice of the polygamy and the child marriage and the sati system. 3 चीजें करता है ब्रह्म समाज। क्या करता है? पहला, इसको अच्छे से लिखिएगा, पहला आपका क्या है? कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम। दूसरा आपका क्या है बेटा? चाइल्ड मैरिज। हाँ कोई बात नहीं है, पॉइंट्स आगे पीछे हो सकता है। फिर हमारा पॉलीगैमी। कास्ट सिस्टम आपको पता है, कास्ट सिस्टम क्या है, इसके बारे में और डिबेट नहीं करना चाहिए हमें। चाइल्ड मैरिज, बहुत कम उम्र में 7 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चों की शादी हो जाया करती थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो गर्ल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता था पढ़ने का। बॉयज़ किसी तरह से अगर सक्षम परिवार के हैं, अगर दे बिलोंग्स फ्रॉम द वेल सेटल्ड फैमिली, तो समहाउ दे स्टडी, बट गर्ल्स के लिए पढ़ाई का स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता था जब उनकी अर्ली एज में शादी कर दी जाती थी, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज को उन्होंने किससे? ब्रह्म समाज की मदद से उन्होंने लोगों को जोड़े। ब्रह्म समाज ऐसा नहीं था वो अकेले काम करते थे, नो, देयर आर सो मेनी पीपल्स, जो जाहिर सी बात है ब्रह्म समाज आज भी आप लोग देखेंगे आपके मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई स्कूल्स वगैरह या फिर कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ा, फिर उन लोगों को बताया, डायरेक्शन दी, फिर वो लोग बाहर जा करके और सब लोगों को बता रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती है। दूसरा है हमारा पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है? 2-3 कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है हमारा मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी। एक शादी, 2 शादी और 2 से ज़्यादा शादी, पॉलीगैमी। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था ये चीज़ें। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख पाते थे, और वो उनकी 3-3 पत्नियां हैं, 4-4 पत्नियां हैं, तो क्या उनके बच्चे की क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखेंगे? और उनका अगर फाइनेंशियल चीज़ें, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग ना रहे, तो ये एक और बड़ा कारण बन जाता था पॉवर्टी का। तो इसको भी लोगों ने बहुत देखा, और राजा राम मोहन ने समहाउ सभी लोगों को बताया कि भैया ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। नाउ ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ द डिनाइंग द वुमेन द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। पहले क्या था, और आज भी है ऐसा, कि जनरली जो गर्ल है वो अपनी फैमिली से, मतलब उनके खुद के पापा मम्मी से, वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करती है, आज भी है। और द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द डिसीजन कि लड़कियों का भी अपने पिताजी के, अपने फादर के प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा होगा जितना एक लड़का का है, अनलेस वो कोर्ट जा करके करती है कि नहीं। तो हमारा सोसाइटी ये चीज़ें आसानी से नहीं जाएगी। आज अगर आप किसी लड़की के बारे में सोचे, इफ़ यू आर गर्ल, गांव में जाएं आप, तो फिर भी यू आर बिलोंग फ्रॉम द वेल सेटल्ड फैमिली, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं जो लखनऊ में रह रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप जाएंगे ना गांव घर में और उनके लड़कियों की मानसिकता देखेंगे, तो सोचिए 15-16 साल की उम्र में, या फिर 8 साल की उम्र से, या फिर बच्चे से उनके माइंड में ये डाला जाता है कि तुम्हें तो दूसरे का घर जाना है, तुम्हारा ये घर ही नहीं है। तो आप उनका मेंटल स्टेट समझिए कि अब जिस घर में वो जन्म ली उसका भी वो अपना घर नहीं है, और जो सामने वाला जो घर होगा उसको भी वो जान नहीं रही है। तो उस टाइम तो लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम थी, आज तो फिर भी लड़कियां थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हुई है, उस टाइम तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स था। तो क्या कंडीशन रही होगी? तो वहाँ पे राजा राम मोहन रॉय वुमेन की प्रॉपर्टी भी दी जाए इसके हक में बात करते हैं। और these social reforms he believed were the necessary for the political advancement and the happiness of people of India। और जाहिर सी बात है, जब तक ये चीज़ें हम चेंज नहीं करते, हम ओवरऑल इंडिया के सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं दे पाते। चलिए आगे देखते हैं। लिबर्टी, राइट्स एंड फ्री प्रेस। राम मोहन रॉय ने सबसे पहले, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? यू नो व्हाट इज लिबर्टी? व्हाट इज लिबर्टी? So many times I have told you, liberty means freedom,
फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब होता है बेटा सिंपल में फ्रीडम। आर्टिकल नंबर 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, टू किसी रिलीजन को आप माने, है ना, आप किसी भी भारत के किसी भी देश में जाके रह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब क्या है, लिबर्टी का ही पार्ट है। लिबर्टी का सिंपल मतलब होता है फ्रीडम। प्रीएम्बल में भी तो है लिबर्टी, उसमें भी मैंने बताया था आपको, बी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमेनली डिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic and constitute to all the citizens on the grounds of liberty, fraternity, equality. We hereby adopt our Indian Constitution on 29th of November 1949. यही तो चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें भी लिबर्टी है। क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में लिबर्टी है, ठीक है। तो भूला मत करो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आइए आगे देखते हैं। फिर कहता है राजा राम मोहन रॉय could see the importance of English education and the modern world in spite of admiration of the British. Raja Mohan Roy, staunch nationalist, he regarded liberty as a priceless possession of the every individual. देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए, मैं बात करूँ फ्यूडलिज्म की। व्हाट इज फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म इज अ टाइप ऑफ यू कैन से कि फिलोसफिकल थॉट्स या फिलोसफिकल सोसाइटी अंडर विच जो सारी जो चीज़ें जो कंट्रोल्ड है ना वो चर्च के द्वारा की जाती थी, एक मोटा मोटे तौर पे आप कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी इस जब हम यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी एक आपने पढ़ा होगा रेनेसेंस, क्लास 9 में पढ़ाया होगा। रेनेसेंस के बाद जैसे थॉमस एक्विनास है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर जो लोग थे, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम फ्यूडल सोसाइटी थी, बिना मतलब जो चर्च को बहुत ज़्यादा पावर मिला था, जिसके कारण जो छोटे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या सफ़र करना पड़ता था। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या कुछ लोग आए आगे, जो बड़े बड़े फिलोसफर थे, है ना, क्या नाम, एक थॉमस एक्विनास और कोई नाम बताएगा क्या था, रूसो, ये सब बड़े बड़े, होलैंड, ये सब बड़े बड़े नाम थे जो ईस्ट इंडिया, जो उस टाइम यूरोप में अलग अलग किताबें उन्होंने लिखी, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट्स, जो वो डायरेक्ट चैलेंज करते हैं उस टाइम की सोसाइटी को। बहुत लोगों को जेल भी होती है, मार भी दिया जाता है, लेकिन स्टिल उनके लिखी गई किताबें पूरे देश भर में फैलती है और लोगों को सोचने पे मजबूर करती है कि हम ये जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं वही रिलीजन क्यों फॉलो कर रहे हैं, हमें जो बताया जा रहा है ऐसा ही क्यों है। अगर आप किसी का मर्डर करके आते हैं तो चर्च को अगर ज़्यादा दान देते हैं तो आपका पाप रहता ही नहीं, ऐसा ही क्यों है। ये सब चीज़ों पे डायरेक्ट डिबेट होती है और यही सब था वेस्टर्न एजुकेशन में। तो ये राजा राम मोहन रॉय पढ़े लिखे इंसान थे, उनको पता था जो 13th सेंचुरी में वेस्टर्न के लोगों ने क्या क्या चीज़ें लिख करके हो गए हैं। तो चाहते थे कहीं ना कहीं इस चीज़ों को, कि ऐसा नहीं है कि वो पहले उसको खत्म डिनाई भी करते थे, नहीं, लेकिन जो चीज़ें अच्छी थी वो खुद भी चाहते थे कि यहाँ के भी लोग उससे अवगत हो, बात उसके बारे में जाने। तो ही रिगार्डेड लिबर्टी एज अ प्राइसलेस पोजेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। वो मानते थे कि जो फ्रीडम है वह एक ऐसा पोजेशन है, जो कि पोजेशन का मतलब समझते हैं अधिकार, हमारा एक अधिकार है क्या, जो कि जिसका कोई दाम नहीं लगाया जा सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, there existed many restrictions on the publication of the newspaper on those days. Mohan Roy had started the Bengali weekly called the Samvad क्या है कमोदे in 1828। अब 1821 है ना, 1821 है। अब देखिए उस टाइम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे, लेकिन उस टाइम न्यूज़पेपर के पास उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी जितनी फ्रीडम आज है। प्रेस एक्ट आया था, इंडियन प्रेस एक्ट, एक एक्ट बना था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही, जिसमें यह था कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत चीज़ें नहीं बोल सकते हैं। इफ यू आर डूइंग सो, तो आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया जाता था। व्हाट इज सेडिशन? राष्ट्रद्रोह। कौन से सेक्शन में था आईपीसी के? 124। उसमें यही बात है कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप बोलते हैं तो आपको सीधा मान लिया जाता था आप देश के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और ये तब होता है, अभी जो गवर्नमेंट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट आए जहाँ पे एग्रेसिव नेशनलिज्म हो जाए, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है सेडिशन का। अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपके ऊपर सेडिशन की चार्ज लगा दी जाती है ना। तो हालांकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी सेडिशन लॉ लाए कहाँ पे? भारत में, लेकिन उनके ही कानून में कहीं सेडिशन लॉ का जिक्र नहीं है, वो सेडिशन लॉ को मानते भी नहीं है अपने स्टेट में। तो सोचिए, खैर हम लोग उसको अभी तक ढो रहे हैं, अलग बात है। अब देखते हैं आगे। Along with a few other eminent persons, Roy represented the petition to the Supreme Court of the legal action to be taken against the press regulation। और क्योंकि इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ थी तो उन्होंने अपना न्यूज़पेपर में वो चीज़ें नहीं छाप सकते थे जो उन्हें छापना चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश को भी डर था ना कि कहीं एक कुछ ऐसा स्टोरी बना दे, कुछ ऐसी चीज़ें छाप दे जिसको ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो और वो एक साथ हो जाएंगे। तो नहीं चाहते थे ये सारी चीज़ें, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील भी उस टाइम किया था इसके अगेंस्ट। नाउ his economic ideas, Ram Mohan Roy was sympathetic to the cause of the poor peasants. He wanted the military budget to be reduced so that more funds were available for activities concerned with the health and education to the people.
अभी भी बहुत सारा बजट जो था ईस्ट इंडिया कंपनी खर्च कर रही थी कहाँ पे, मिलिट्री में। मिलिट्री में क्यों कर रही थी, क्योंकि उस टाइम क्या था, सब्सिडरी अलायंस। व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस पता था? सब्सिडरी अलायंस इज द फिनोमेना यू कैन से अ रूल और लॉ अंडर विच जो लोग जिन्हें डर लगता था कि हमारे ऊपर कोई दूसरा कंट्रोल कर लेगा, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बदले में कुछ चीज़ें नहीं करने थे, किसको? जिसने सब्सिडरी अलायंस लिया है। क्या नहीं करना है? सबसे पहला, आप किसी दूसरे लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, किसी दूसरे राजा से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। दूसरा, रेसिडेंट्स अपॉइंट किए गए थे। व्हाट आर रेसिडेंट्स? दे आर यूरोपियन पीपल्स, हाँ, जो कि कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो भैया उन्होंने कहा राजा राम मोहन रॉय ने कि आपने इतना ज़्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंड कर रहे हैं, इसी को खर्च करके आप एजुकेशन पे डालिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ाइए अपना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड इन 1830 टू अपीयर बिफोर द सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ही अप्रेज द कमेटी ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। वो वहाँ भी जाते हैं ब्रिटेन में, वहाँ पे भी प्रेज करते हैं कि भैया आप जो रिप्रेजेंटेशन हो एक पुअर लोगों का भी हो, सबको ध्यान में रखते हुए कानून वगैरह बनाया जाए। ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द वर्ड प्रार्थना समाज। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।